गिलब्रेथ परिवार कोई आम परिवार नहीं था। जब बाकी लोग 2 या 3 बच्चों में ही घबरा जाते थे, फ्रैंक और लिली गिलब्रेथ ने एक पूरा दर्जन बच्चों की परवरिश का सपना देखा और उसे पूरा भी किया। जी हां, पूरे 12 बच्चे। फ्रैंक गिलब्रेथ पेशे से एक मोशन स्टडी इंजीनियर थे। उनका काम था यह पता लगाना कि कोई भी काम कैसे कम से कम समय और मेहनत में सबसे बेहतर तरीके से किया जा सकता है। लेकिन उनकी असली प्रयोगशाला था उनका घर। उनके 12 बच्चों के साथ उन्होंने ऐसे ऐसे प्रयोग किए जिनसे आज की पेरेंटिंग गाइड्स भी चौंक जाएं। सुबह सुबह उनके घर में अलार्म की जगह फ्रैंक की तेज सीटी गूंजती थी। बच्चों को नहाने का समय तय था, दांत ब्रश करने की स्टॉप वॉच टाइमिंग होती थी और यहां तक कि साबुन भी नाप कर दिया जाता था ताकि कोई बच्चा ज्यादा समय बर्बाद न करे। बच्चों को खाना परोसते समय टेबल के चारों ओर एक बोर्ड लगा होता था जिस पर लिखा होता, आज का टॉपिक प्राचीन मिस्र की सभ्यता या फ्रेंच के नए शब्द। खाने के साथ पढ़ाई, और पढ़ाई भी ऐसी जो मजेदार हो, यही उनका उसूल था। फ्रैंक कहते थे, समय सबसे कीमती चीज है। अगर तुम 1 मिनट भी बचा सको तो समझो तुमने जिंदगी का हिस्सा बचाया। लेकिन घर का यह आर्मी जैसा अनुशासन पूरी तरह भावनाओं से खाली नहीं था। हर बच्चे को प्यार से गले लगाना, जन्मदिन पर सरप्राइज पार्टी देना और कभी कभी सबको लेकर सिनेमा जाना, ये सब भी चलता था। और सबसे दिलचस्प बात, फ्रैंक और लिली ने खुद तय किया था कि उन्हें 12 बच्चे चाहिए। उनका मानना था कि जितने ज्यादा बच्चे उतनी ज्यादा खुशियां और उतना ही बेहतर प्रबंधन सीखने का मौका। तो चलिए, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक बेहद खास कहानी, एक ऐसे परिवार की जहां बच्चे 1-2 नहीं, पूरे दर्जन भर हैं। हाँ जी, पूरे 12 बच्चे। और उनके पापा, वो हैं टाइम के ऐसे उस्ताद कि हर मिनट का हिसाब रखते हैं। नाम है चीपर बाय द डजन, लेकिन हम इसे कहेंगे दर्जन भर धमाल। तो लगाइए कान और शुरू हो जाइए इस शरारत, प्यार और पागलपंती से भरी मजेदार यात्रा के साथ। हमारे पापा लंबी कद काठी वाले, भारी चेहरे और बड़े सिर वाले इंसान थे। चेहरे पर हर समय आत्मविश्वास, चाल में रौब और बातों में असर। वे कहीं भी घुस जाते, चाहे जर्मनी की कोई फैक्ट्री हो या अमेरिका का कोई ऑटोमोबाइल प्लांट, और बिना झिझक कह देते, मैं इस प्लांट की उत्पादन गति 25% बढ़ा सकता हूं। और फिर वह वाकई में करके भी दिखाते। पर उनका असली प्रयोगशाला था हमारा घर। जी हां, हम थे कुल मिलाकर 12 बच्चे, और पापा मानते थे कि अगर मम्मी और वो किसी चीज में साथ आ जाएं, तो वो काम जरूर सफल होता। इसलिए जब उन्होंने मम्मी से कहा, लिली 12 बच्चे होंगे, तो ये सिर्फ मजाक नहीं था, ये उनका मैनेजमेंट प्रोजेक्ट था। हमारे घर का हर कोना एक तरह से वैज्ञानिक प्रयोगशाला था। बाथरूम की दीवारों पर चार्ट लगे रहते, सुबह उठकर दांत साफ किया या नहीं, नहाया या नहीं, बाल बनाए या नहीं, सबका रिकॉर्ड रखना पड़ता। रात को फिर वही चार्ट, और हां, वजन भी नापा जाता। सब कुछ व्यवस्थित और टाइम बाउंड। पापा का कहना था, समय बचाओ, जीवन बचाओ। उन्होंने 2 शेविंग ब्रश इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि एक से चेहरा झागदार करने में 7 सेकंड लगते थे और 2 से केवल 4। वो यहां तक कोशिश कर चुके थे कि 2 रेजर से एक साथ शेविंग करें, लेकिन एक दिन गला कट गया। तब बोले, मैंने 2 मिनट पट्टी बांधने में बर्बाद किए। असली नुकसान ये है, हम बच्चों के लिए पापा मजेदार भी थे, लेकिन जरा भी डील नहीं देने वाले। एक बार मम्मी कहीं बाहर गई थीं और पापा ने घर संभाला। जब मम्मी लौटी, उन्होंने पूछा, सब ठीक रहा? पापा ने बड़े गर्व से एक बच्चे की ओर इशारा करके कहा, बस ये थोड़ा नखरेल था, लेकिन एक झापड़ से सीधा हो गया। मम्मी ने हंसते हुए जवाब दिया, फ्रैंक, वो बच्चा हमारा नहीं, पड़ोस का है। पियर ज़ेरो, पापा की पगलाई गाड़ी। हमारे घर में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा चौंकाती थी तो वो थी पियर ज़ेरो, पापा की पहली कार। ये कोई साधारण गाड़ी नहीं थी। पापा ने इसका नाम रखा था फूलिश कैरेज, यानी मूर्ख गाड़ी। और सच कहें तो उस गाड़ी की हरकतें ऐसी थीं कि नाम एकदम सही रखा गया था। जब पापा ने गाड़ी खरीदी तब कारें शहर में बहुत कम दिखाई देती थीं, लेकिन 12 बच्चों वाले एक परिवार के लिए गाड़ी चलाना
एक रोमांच नहीं बल्कि रोलर कोस्टर राइड बन जाता था। गाड़ी के साथ पहला मजाक पापा हमें एक दिन वॉक पर ले गए और अचानक एक गैराज के सामने खड़े होकर बोले, देखो यही है हमारी नई गाड़ी। हम सब बच्चे खुशी से उछल पड़े। गाड़ी की बनावट शानदार थी लेकिन उसका स्वभाव, उफ, क्रैंक घुमाते ही पापा को लात मारती। इंजन खोलकर देखते तो ओनेल मुंह पर थूकता, ब्रेक दबाते तो जोर से चीखती और गियर बदलते वक्त ऐसा लगता जैसे बम फटने वाला हो। पापा की ड्राइविंग कोई सामान्य बात नहीं थी, वो एक लाइव एक्शन सीन होता था। मम्मी अगली सीट पर बैठती, गोद में 2 छोटे बच्चे होते और मुंह पर हमेशा हल्की दहशत। हर बार मोड़ पर लगता कि अब तो सब खत्म। मम्मी धीरे से कहती, जरा धीरे फ्रैंक, लेकिन पापा के कानों में जैसे रेसिंग कार का हॉर्न बज रहा होता। उनकी स्पीड और उनका जोश दोनों बेलगाम थे। फुलिश कैरेज दाईं ओर चलती थी, इसलिए बाईं ओर बैठा बच्चा दूर दूर तक निगरानी करता कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। पापा बोलते, हाथ बाहर निकालो, तो कार की दोनों तरफ से 10-11 हाथ एक साथ बाहर निकल जाते, जैसे कोई रथ यात्रा निकल रही हो। एक बार पापा ने सब बच्चों को गाड़ी के पास बुलाया, फिर बारी बारी से कहा, इंजन में बर्डी दिखेगा, देखो जरा। जैसे ही कोई बच्चा झुकता, वो चुपके से ड्राइवर सीट पर जाकर कड़ूका कड़ूका करके जोर से हॉर्न बजाते। हमारे तो कान सुन्न हो जाते और पापा पेट पकड़कर हंसते। एक बार बिली नाम का भाई, जो कि शरारती था, पापा से बदला लेने में कामयाब हुआ। पिकनिक से लौटते समय जब पापा इंजन खोलकर ठीक कर रहे थे, बिली चुपके से आगे गया और जोर से हॉर्न बजा दिया। पापा सीधे इंजन के अंदर कूदे, सिर टकराया, हाथ जल गया और मुंह से निकला, जीसस क्राइस्ट। हम सब सन्न। पहली बार पापा ने इतनी गंभीर गाली दी थी, लेकिन फिर भी बिली ने मुस्कुराकर कहा, बर्डी दिखा क्या डैडी? पापा ने उसे देखा, गुस्से से भरे थे, लेकिन फिर हंसते हुए बोले, हाँ बेटा, 6 इंच से ज्यादा उछला था मैं। पापा और उनके तोहफे। जब भी पापा घर लौटते, दरवाजे पर सीटी बजाते, असेंबली कॉल। उस सीटी की धुन सुनते ही सब बच्चे जहां भी हों दौड़ते हुए आ जाते। कभी पापा जेब से चॉकलेट निकालते, कभी पॉकेट नाइफ, कभी घड़ियां। एक बार तो उन्होंने 6 हफ्ते के बच्चे तक को घड़ी पहना दी। पड़ोसियों की प्रतिक्रिया हमारे इतने सारे बच्चों को देखकर लोग कहते, अरे देखो अनाथ बच्चों की परेड निकल रही है। पापा फिर शुरू हो जाते, अनाथालय के सुपरिटेंडेंट मैं हूं और ये सारे बच्चे हैं हमारे प्यारे प्यारे रेडहेड अनाथ। मम्मी ने एक दिन आखिरकार झल्लाकर कहा, फ्रैंक अब बस, कोई हमें सच में अनाथालय समझ रहा है। पापा की पियर्स एरो सिर्फ एक गाड़ी नहीं थी, वह हमारे बचपन की एक चलती फिरती याद थी, जिसमें हर मोड़ पर हंसी, रोमांच और पापा का अद्वितीय अंदाज था। यूनिफॉर्म वाले अनाथ हमारी सवारी की कहानियां जब भी पापा सैर पर ले जाना चाहते, वो अपनी असेंबली कॉल वाली सीटी बजाते और जोर से पूछते, कौन कौन चलना चाहता है गाड़ी में? अब ये सवाल सुनने में लोकतांत्रिक लगता था, लेकिन असल में इसका मतलब होता था सबको चलना ही है। हम सब बच्चे भागते हुए बाहर आते, चेहरे पर मिली जुली मुस्कान और डर इसलिए क्योंकि पापा की ड्राइविंग मतलब मौत के मुंह से लौट कर आना, सवारी की तैयारी, एक सैन्य ऑपरेशन। पापा जब गाड़ी लेने गैराज जाते, तब घर का माहौल किसी युद्ध तैयारी से कम नहीं होता। सबको समय पर तैयार होना होता, चेहरे धुले हों, बाल कंघी किए हों, जूते चमके हों, कपड़े साफ हों, और हाँ, हर बड़े बच्चे की जिम्मेदारी होती कि वो एक छोटे भाई या बहन को तैयार करवाए। जैसे एन बड़ी थी तो डैन की देखरेख करती, अर्ना ने जैक को संभालना और मार्था को बॉब की जिम्मेदारी, मम्मी सबसे छोटी बेबी जेन को तैयार करती, और पापा वो खुद को मध्य श्रेणी में गिनते, न बहुत छोटे न बहुत जिम्मेदार। रोल कॉल, कहीं कोई बच्चा पीछे न छूटे। जब सब बाहर आ जाते तो मम्मी रोल कॉल लेती, एन, अर्नेस्टीन, मार्था, फ्रैंक, बिली, लिल, जैक। हम सब बच्चे इस रोल कॉल पर थोड़ा हंसते थे, लेकिन पापा की यादें कुछ और कहती थीं। एक बार उन्होंने एक जहाज पर डैन को भूलकर छोड़ दिया था। दूसरी बार एक रेस्टोरेंट में फ्रैंक जूनियर पीछे छूट गया था, इसलिए पापा का उस रोल कॉल पर पूरा भरोसा था। यात्रा की शुरुआत और ड्रामा की बारिश जैसे ही कार चलती, शांति कुछ ही मिनटों की मेहमान होती।
पीछे की सीटों पर लड़ाई शुरू। तू मेरी जगह पर बैठा है, तेरे पैर मेरी तरफ आ रहे हैं, तू सांस ज्यादा ले रहा है। पापा गुस्से में पीछे चिल्लाते, एन, मैंने कहा था सबको शांत रखना। बेचारी एन झल्ला कर कहती, डैडी मैं कोशिश कर रही हूं, लेकिन ये मिशन असंभव है। रास्ते में मिलते थे दर्शक गण। जैसे ही गाड़ी किसी शहर या गांव से गुजरती, लोग ऐसे देखते जैसे कोई सर्कस आ गया हो। अरे गिनो तो सही, कितने बच्चे हैं इसमें, पापा गर्व से कहते। गिनती पूरी नहीं हुई जनाब, एक बच्चा अभी गाड़ी की छत पर है। कभी कोई पूछता, इतनों को खिलाते कैसे हो? पापा मुस्कुराते और कहते, क्या बताऊं, दर्जन में सस्ते पड़ते हैं। अनाथालय का सीन। और मम्मी की बगावत एक बार हार्टफोर्ड शहर के बीचों बीच भीड़ हमें देखकर बोल पड़ी, ओह कितने प्यारे अनाथ बच्चे हैं। बस पापा फिर शुरू हो गए, वाह मैं हूं इन बच्चों का सुपरिटेंडेंट। लेकिन इस बार मम्मी का सब्र टूट गया। बस फ्रैंक, ये आखिरी हद है, अब कोई एक्टिंग नहीं, हमें अनाथालय समझ लिया गया है। पापा थोड़ा सहम गए, अरे लिली मजाक ही तो था। मम्मी ने डस्टर्स एक जैसे हल्के कोट पर भी रोक लगा दी। अब ये यूनिफॉर्म जैसी डस्टर्स दोबारा कोई नहीं पहनेगा। पापा ने गुस्से में कहा, पर ये तो बहुत महंगे थे। मम्मी मुस्कुराई, फ्रैंक आज से घर में मैं बॉस हूं, और बच्चे भी। हमारे लिए वो ट्रिप सिर्फ सैर नहीं होती थी, वो परिवार के साथ हंसी बहस प्यार और झगड़े का त्योहार होती थी। हर मोड़ पर एक नया किस्सा बन जाता था। मिसेस मर्फी और पिकनिक का तमाशा पापा ने तय किया। आज सब बच्चों को जंगल में पिकनिक पर ले चलेंगे, और अगर गिलब्रेथ परिवार कहीं जाने का नाम ले ले तो समझो वह कोई साधारण भ्रमण नहीं, बल्कि संचालित सैन्य मिशन होता है। पिकनिक की योजना सेना से भी टाइट पापा ने सबको सुबह सुबह जगा दिया। सुनो, आज खाना जंगल में खाएंगे, सबको अपना सामान खुद कैरी करना होगा। रजाई तकिया नहीं, लेकिन पानी खाना और पहने लायक दो दो जोड़े जरूर। बच्चों के लिए उत्साह का दिन था, लेकिन मम्मी के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। इतने सारे बच्चे, जंगल और तुम्हारी ड्राइविंग? पापा बोले, लिली मैं इंजीनियर हूं, गाइड नहीं, लेकिन सब संभाल लूंगा। रास्ते की रंगत पापा गाड़ी में सामने बैठे, पूरे गर्व से। मम्मी के गोद में जेन थी, जो अभी 2 साल की भी नहीं थी। बाकी सब भाई बहन ऐसे ठूंसे हुए थे जैसे रेलवे के जनरल डिब्बे में बैठकर यात्रा कर रहे हों। रास्ते में पापा ने पेड़ों की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो बच्चों, ये है ओक का पेड़, ये मैपल, और वो जो झुक रहा है वो एल्म। हम बच्चों ने तुरंत रट लगा ली, ओक, मैपल, एल्म। पापा खुश, शाबाश, अब मैं अपने लेक्चर में कह सकूंगा, मेरे 12 बच्चों को पता है किस पेड़ की छाल मोटी होती है। मिसेस मर्फी की एंट्री। जंगल की रानी जैसे ही हम एक छोटी पहाड़ी के पास रुके, वहां एक बुजुर्ग औरत बैठी मिली। उनके पास बड़ी टोकरी, फटे कपड़े और आंखों में रहस्य। पापा ने विनम्रता से कहा, आपको हमारी मदद चाहिए मिसेस? उन्होंने आंखें मिचमिचाई और बोली, माफ करना जनाब, आप लोग कौन हैं? अनाथालय से आए हैं क्या? पापा की हंसी छूट गई। नहीं नहीं, मैं इन बच्चों का बाप हूं। मिसेस मर्फी ने फिर घूरा, इतने सारे एक ही मर्द से? मम्मी ने घूर कर देखा पापा को। पापा बोले, अरे भाई हां, और गर्व से कहता हूं। मिसेस मर्फी बोली, तब तो आपको किसी संग्रहालय में रखना चाहिए। पिकनिक का विस्फोट। हमने कंबल बिछाया, खाना निकाला, सैंडविच, अंडे, सलाद, सब मम्मी ने शानदार तरीके से पैक किया था। लेकिन जैसे ही खाने बैठे, डैन और बिली में लड़ाई छिड़ गई। तू मेरा आमलेट क्यों ले रहा है? मुझे मिर्ची वाला चाहिए। पापा बोले, शांत हो जाओ वरना खाने की जगह पेड़ पहचानना सिखाऊंगा। इतने में जेन ने केला उठाया, लेकिन वह गिरी और मुंह में मिट्टी चली गई। जेन रो पड़ी। मम्मी ने उसे गोद में लिया और प्यार से चुप कराया। पिकनिक का अंत जैसे युद्ध खत्म हुआ हो। पापा ने गिनती शुरू की, 1 2 3 12। ठीक है, सब सलामत हैं। मम्मी ने गहरी सांस ली। फ्रैंक, अगली बार हम पीछे वाले गार्डन में ही पिकनिक मनाएंगे। पापा मुस्कुराए,
अरे लिली, जिंदगी में थोड़ा जंगल चाहिए। यह पिकनिक गिलब्रेथ परिवार की एक और रोमांचक याद बन गई, जहां पेड़ पौधों के बीच बच्चों की चीखें, रोटियों की लड़ाइयां और पापा के लेक्चर गूंज रहे थे। शिकायतें, चॉकलेट और टाइम टेस्टिंग्स हमारे पापा का सबसे बड़ा जुनून था। समय बचाना और दक्षता बढ़ाना। और जब आपके पास 12 बच्चे हों तो उनके यह कोई प्रयोगशाला नहीं बल्कि चलती फिरती फैक्ट्री हो जाती है। पापा कहते थे, दुनिया में सबसे ज्यादा समय लोग 2 ही जगह बर्बाद करते हैं, बाथरूम में और बेवजह बातें करने में। शिकायतों की बांधब, जब 12 बच्चे हों तो शिकायतें भी 12 गुना हो जाती हैं। पापा, जैक ने टूथब्रश धोए बिना वापस रखा। डैन हर बार आधे घंटे बाथरूम में बंद रहता है। बिली ने मोर्स कोड की प्रैक्टिस में मुझे धक्का दिया। और पापा शिकायत सुनते नहीं थे, वो उसे टाइम स्टडी में बदल देते थे। टाइम स्टडी क्या थी? पापा के हाथ में हर समय एक स्टॉप वॉच और एक नोटबुक रहती थी। कोई बच्चा कितना समय नहाने में लगाता है, कोई ब्रश करने में, कोई जूते पहनने में, सबकी गणना होती थी। एक बार उन्होंने डैन की टाइमिंग रिकॉर्ड की। डैन ने दोपहर 2:07 को बाथरूम का दरवाजा बंद किया और 2:22:44 को खोला, मतलब 15 मिनट 36 सेकंड। डैन बोला, पर मैं बीच में साबुन ढूंढ रहा था। पापा बोले, साबुन भी खोजने का समय घटाना पड़ेगा बेटा, जीवन छोटा है। चॉकलेट का जाल पापा बच्चों को परीक्षण के लिए राजी करने के लिए एक अनोखा तरीका इस्तेमाल करते थे, चॉकलेट ब्राइब। बिली, अगर तुम नहाने का टाइम 10 मिनट से घटाकर 6 मिनट कर सको तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी। बिली भागते हुए बाथरूम गया और 5 मिनट 45 सेकंड में बाहर आ गया। पापा ने चॉकलेट दी और फिर मुस्कुराकर कहा, अब अगला टारगेट 4 मिनट 30 सेकंड है। बिली ने चॉकलेट खाते हुए कहा, पापा, आप से बड़ा चालाक कोई नहीं। ड्रेसिंग टाइम का टेस्ट पापा ने तय किया कि बच्चों को जल्दी कपड़े पहनने की ट्रेनिंग दी जाए। वो बोले, जब तक जैक और डैन 2 मिनट में तैयार नहीं होंगे तब तक उनका हर रविवार का आउटिंग रद्द रहेगा। मम्मी ने धीरे से कहा, फ्रैंक, बच्चे हैं, रोबोट नहीं। पापा बोले, लिली, यही उम्र है सुधारने की। एफिशिएंसी आज नहीं सीखी तो कब? मम्मी की चुपचाप क्रांति मम्मी सब कुछ शांति से देखती, लेकिन जब उन्होंने देखा कि पापा ने बच्चों को नींद में भी टाइमिंग करने की आदत डाल दी है तो उन्होंने कहा, फ्रैंक, अब तुम्हारी घड़ी की सुइयां बच्चों की सांसों पर मत लगाओ, थोड़ा खेल भी जरूरी है। पापा थोड़े झेंपे लेकिन फिर बोले, ठीक है, कल से टाइम स्टडी सिर्फ सुबह 8 बजे तक। हम सब बच्चों ने चैन की सांस ली। अगले दिन का सूरज थोड़ा ज्यादा उजला लगा। पापा के टाइम टेस्ट भले ही खड़े होते, लेकिन उन्होंने हमें सिखाया हर पल की कीमत होती है। और मम्मी ने सिखाया, हर पल को जीने का भी एक तरीका होता है। संडे का तूफान, चर्च जाने की जंग है और व्यवहार, बाकी दुनिया के लिए आराम का दिन, लेकिन गिलब्रेथ परिवार के लिए एक युद्ध का ऐलान। क्योंकि रविवार का मतलब था सबका एक साथ नहाना, साफ कपड़े पहनना और चर्च जाना। और जब आपके पास हों 12 बच्चे तो सोचिए, हर बच्चे को समय पर उठाना, नहलाना, तैयार करना और बिना लड़ाई झगड़े के चर्च पहुंचाना, ये काम किसी चमत्कार से कम नहीं। सुबह का ऐलान पापा सुबह 6 बजे सीटी बजाते, उठो सिपाहियों, आज चर्च पर हमला बोलना है। मम्मी बाथरूम में बच्चों की लाइन लगवाती, पहले एन, फिर अर्न, उसके बाद मार्था। जेन को मत रोको, उसे बबल बाथ चाहिए। बिली, बालों में साबुन रह गया, फिर से धो। पापा टाइमर लेकर खड़े रहते। एनेस्टीन 5 मिनट 12 सेकंड, पिछली बार से बेहतर, लेकिन और सुधार चाहिए। कपड़ों की जंघर, बच्चे के लिए रविवार के खास कपड़े होते, सफेद कॉलर वाली शर्टें, प्रेस की हुई फ्रॉक, चमचमाते जूते और गले में रिबन या टाई अगर समय रहा तो। पर हर बार ऐसा होता, मम्मी मेरी टाई गायब है, मेरे जूते में साबुन घुस गया, मैंने एन की स्कर्ट पहन ली गलती से। मम्मी के माथे की नसें तड़कने लगती। पापा सामने खड़े होकर बस मुस्कुराते। इफिशिएंसी बढ़ रही है, हल्का शोर प्रगति की निशानी है। चर्च की परेड आखिरकार जब हम सब कार में चढ़ते, पापा की शक्ल किसी विजेता सेनापति जैसी होती। गाड़ी रफ्तार से चलती,
बच्चे पीछे लड़ते, मम्मी जेन को संभालती और पापा रास्ते में पेड़ों के नाम बताना नहीं भूलते। चर्च में घुसते ही लोग हमें घूरते, अरे वही अनाथालय वाले? नहीं नहीं, ये गिलब्रेथ हैं, 12 बच्चों का चमत्कारी परिवार। हमारी परेड जैसे ही बेंच तक पहुंचती, पापा सबको सही क्रम में बैठाते, बड़े बच्चे पीछे, छोटे आगे, कोई एक बगल में, ताकि बीच में शरारत ना हो। प्रार्थना और पापा का आभार। जब पादरी ने प्रार्थना में आभार व्यक्त करें कहा, तो पापा आंखें बंद करके फुसफुसाए, हे भगवान, तुझे धन्यवाद कि मैं इन 12 बच्चों को तैयार करके समय पर चर्च ले आया, बिना किसी की हड्डी तोड़े। मम्मी ने हल्की मुस्कान दी और हम बच्चे, हम मन ही मन सोच रहे थे, अब घर लौटकर कपड़े बदलने की दौड़ शुरू होगी और शायद थोड़ी चॉकलेट भी मिले। गिलब्रेथ परिवार का हर रविवार बाकी लोगों से अलग होता था। यह दिन भीड़, हंसी, घबराहट और ढेर सारे एफिशिएंसी लेक्चर्स का मेल था। लेकिन यही तो था हमारा अनोखा, हलचल भरा पर सबसे प्यारा परिवार। पढ़ाई का मैदान, जब किताबें बन गईं, टाइम एंड मोशन की प्रयोगशाला। गिलब्रेथ हाउस में पढ़ाई कोई आम चीज नहीं थी, वह एक ऑपरेशन था, पूरी योजना, रणनीति और टाइम टेबल के साथ। पापा का मानना था, पढ़ाई में भी वही लागू होता है जो फैक्ट्री में, समय बचाओ, उत्पादन बढ़ाओ। और जब घर में 12 बच्चे हों तो हर किताब, हर विषय और हर कॉपी बन जाती है एक टूल, दक्षता का। सीढ़ियों की क्लासरूम, पापा ने सीढ़ियों की दीवारों पर चार्ट चिपका दिए थे। एक तरफ फ्रेंच के शब्द, दूसरी ओर जर्मन वाक्य, तीसरी दीवार पर गणित के सूत्र और ऊपर जाते हुए मानचित्र और तारामंडल। मतलब जो भी बच्चा ऊपर जाता उसे रास्ते में 2 भाषाएं, एक विज्ञान और एक भूगोल पढ़कर जाना ही होता। बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई सीढ़ियों से नहीं, कोचिंग क्लास के पाठ्यक्रम से गुजर रहा हो। पापा का नियम था, हर सीढ़ी पर 10 सेकंड से ज्यादा रुको तो उत्तर दो, सामने वाले शब्द का मतलब क्या है। बाथरूम टाइम शास्त्र, भाषाई टाइम यह घर का सबसे शानदार इनोवेशन था। बाथरूम की दीवारों पर लगे थे मोड्स, कोड चार्ट, टंकलेखन के कीबोर्ड, लेआउट, स्पेलिंग टेस्ट, फ्रेंच क्रियाओं की लिस्ट। मतलब जब आप अपना काम कर रहे हो तब भी दिमाग एफिशिएंट लर्निंग मोड में रहना चाहिए। पापा कहते थे, जो समय तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, वो सबसे ज्यादा सीखने लायक होता है। होमवर्क, समूह गतिविधि। गिलब्रेथ हाउस में होमवर्क भी टीम वर्क था। बड़े बच्चों को छोटे बच्चों को पढ़ाना होता। एन पढ़ाती थी डैन को अर्नेस्टीन मैथ में, लील की मदद करती फ्रैंक जूनियर जर्मन में, जैक का टेस्ट लेता अगर कोई बच्चा पीछे रह जाता तो पापा एक दिन का शिक्षा युद्ध दिवस घोषित कर देते। आज कोई खेल नहीं, कोई रेडियो नहीं, सिर्फ पढ़ाई और स्पीड टेस्ट। मम्मी की शांत क्रांति, मम्मी जो खुद मनोविज्ञान की स्नातक थीं, पढ़ाई को लेकर एक अलग दृष्टिकोण रखती थीं। वो कहती, पढ़ाई सिखाने की नहीं, समझाने की चीज है, डर से नहीं, लगाव से करनी चाहिए। जब पापा कभी ज्यादा कड़क हो जाते, मम्मी बच्चों को हल्की मुस्कान में कहती, चुपचाप काम करो बेटा, नहीं तो पापा तुम्हें अगली बार नहाते हुए स्पेलिंग टेस्ट में डाल देंगे। हम सब हंस पड़ते। रात का आखिरी सबक, को सोने से पहले पापा बच्चों से पूछते, आज क्या सीखा? हर बच्चा एक एक वाक्य में जवाब देता। उस फ्रेंच में जेस्वी फतिगे का मतलब होता है मैं थका हुआ हूं। गैलीलियो ने कहा था, धरती सूरज के चारों ओर घूमती है। मोर्स कोड में ए वाक्य होता है और पापा मुस्कुराते, शाबाश, तुम लोग दुनिया के सबसे कुशल बच्चे हो। गिलब्रेथ हाउस में पढ़ाई कोई डर नहीं, बल्कि हर दीवार, सीढ़ी, बाथरूम और डिनर टेबल का हिस्सा थी। पापा ने हमें किताबों से प्यार करना सिखाया और मम्मी ने पढ़ाई से डर को मिटाया। पंखा, बत्ती और अदालत, गिलब्रेथ हाउस की काटकसरी समिति। अगर आप सोचते हैं कि घर में बच्चे सिर्फ खेलते हैं और शरारत करते हैं, तो आप कभी गिलब्रेथ हाउस में नहीं आए, क्योंकि यहां बच्चों को सिर्फ खेलने नहीं बल्कि प्रबंधन करना भी आता था। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल थी एफिशिएंसी कमेटी, यानी हमारी खुद की काटकसरी समिति। पापा का ऐलान। एक दिन पापा घर के बीचों बीच खड़े हुए और बोले, बच्चों, बिजली
का बिल बढ़ रहा है, पानी भी बर्बाद हो रहा है। अब वक्त है सख्ती का। हम बनाएंगे एक समिति जो घर के संसाधनों की रक्षा करेगी। हम सब बच्चों की आंखें चमक गईं। मतलब हम जासूस बन सकते हैं? पापा बोले। नहीं नहीं, निरीक्षक, जो यह देखेंगे कि कोई पंखा, बत्ती या नल जरूरत के बिना चल तो नहीं रहा। काटकसरी समिति का गठन समिति के सदस्य थे बिली, बिजली विभाग प्रमुख लिल, पानी संरक्षण अधिकारी जैक, दरवाजा खिड़की विभाग एर्नेस्टीन, रिपोर्ट लेखक पापा, सर्वोच्च न्यायाधीश। बिना अपील के हर सदस्य को एक नोटबुक दी गई थी जिसमें उन्हें रिपोर्ट दर्ज करनी थी। छापेमारी और जुर्माना अब क्या था? पूरा घर इंस्पेक्टर से भर गया। जैक दौड़ता हुआ चिल्लाया, मार्था, तुम्हारे कमरे में पंखा चल रहा है और कोई नहीं है। बिली सीढ़ियों से उतरा। किचन में नल टपक रहा है। दोषी कौन? लील ने एन को पकड़ा। तुमने बाथरूम की लाइट ऑन छोड़ी। हर उल्लंघन पर जुर्माना तय था। पहली बार चेतावनी, दूसरी बार जमी हुई डिश वॉशिंग की बारी, तीसरी बार जेब खर्च में कटौती। पापा बड़े गर्व से मुस्कुराते। देखा लिली, मैंने बच्चों को प्रशासन सिखा दिया। मम्मी का नरम विभाग। मम्मी ने देखा कि अब हर बच्चा दूसरे की गलती पकड़ने में लगा है। एक दिन लिल ने खुद मम्मी को कह दिया, मम्मी, आपने स्टोव बंद नहीं किया। नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं। मम्मी ने शांति से मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल, और आज से मुझे भी रिपोर्ट करना पड़ेगा, पर डिनर कोई और बनाएगा। बस उस दिन से बच्चों ने मम्मी पर नियम लागू करना छोड़ दिया। अदालत का दिन हर रविवार को एफिशिएंसी कोर्ट लगता था। पापा न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते, सिर पर टोपी, सामने खाली बिस्किट का डिब्बा, गैवेल की जगह। सबके बयान होते। मैं दोषी नहीं हूं, मैंने नल नहीं खोला, जैक ने किया था। मैं तो बस किताब ढूंढ रही थी, बत्ती जल रही थी तो क्या हुआ? पापा डिब्बा ठोकते, आदेश, आदेश एन को दोषी पाया जाता है। आज रात के बर्तन धोना तय। सीख जो हमने पाई, धीरे धीरे हम सब बच्चों को यह समझ में आ गया कि पंखा बंद करना, लाइट बुझाना, पानी बचाना, ये सिर्फ नियम नहीं, जिम्मेदारी है। पापा ने हमसे मजे में ही सिखा दिया। किफायत सिर्फ पैसे की नहीं, संसाधनों की भी होती है। गिलब्रेथ हाउस में अनुशासन सिर्फ डांट फटकार से नहीं, बल्कि हंसी, प्यार और टीम वर्क से आता था। सीटी और टोकरी वाले सवाल, शिष्टाचार का प्रशिक्षण शिविर। गिलब्रेथ हाउस में बच्चों को सिर्फ पढ़ाई और बचत ही नहीं सिखाई जाती थी, बल्कि शिष्टाचार, एटिकेट और सामाजिक व्यवहार भी पापा और मम्मी की पाठशाला का हिस्सा थे। और इसमें सबसे बड़ा रोल था सीटी की एक खास धुन और टोकरी में रखे हुए सवालों का चमत्कार। सीटी की सीक्रेट कॉल, पापा के पास अलग अलग सीटी की धुनें होती थीं। एक धुन, सारे बच्चे तुरंत सामने आओ। दूसरी धुन, जिसकी आज छुट्टी है वह भागकर गायब हो जाओ। तीसरी धुन, पढ़ाई का समय, कोई बहाना नहीं। हम बच्चों के लिए सीटी बजना मतलब था या तो इनाम मिलने वाला है या फिर कोई इंटेलेक्चुअल घसीट शुरू होने वाली है। शिष्टाचार की ट्रेनिंग, मम्मी का मैदान। मम्मी का मानना था कि शिक्षित होना काफी नहीं, सुसंस्कृत होना जरूरी है। हर रात डिनर टेबल पर एक टोकरी घूमती जिसमें रखे होते थे सवालों के छोटे छोटे पर्चे। हर बच्चा अपनी बारी पर एक पर्ची उठाता और जोर से पढ़ता। अगर डिनर पर मेहमान हैं और आपके सामने सूप गिरे तो आप क्या करेंगे? अगर किसी का नाम ठीक से नहीं उच्चारित कर पा रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपको खाना परोसा गया है जो पसंद नहीं है, कैसे इनकार करेंगे? बिल्कुल जैसे कोई शिष्टाचार का रैपिड फायर राउंड हो रहा हो। पापा की स्टाइल हंसी के साथ सीख पापा का तरीका थोड़ा अलग था। एक बार डिनर पर एन ने कहा, मैंने आलू नहीं लिया पर प्लेट में है। पापा बोले, हो सकता है वो खुद चलकर आया हो। फिर बोले, बच्चों, समाज में एक अच्छा इंसान वो होता है जो दूसरों की बातें ध्यान से सुने, विनम्र रहे और गलती पर मुस्कुरा सके। बिली ने पूछा, अगर कोई गलती बार बार करे? पापा ने मुस्कुराकर कहा, तो उसे सीटी की चौथी धुन सुनाई जाएगी। गलती दोहराई तो डिश वॉशिंग पक्की। विवाद, व्यंग्य और विनम्रता, कभी कभी टोकरी वाले सवालों से बहस भी छिड़ जाती। एक बार जैक ने सवाल पढ़ा, अगर आपके जूते पर किसी ने कीचड़ गिरा दी तो आप क्या कहेंगे? टैन ने जवाब दिया, मैं कहूंगा
अंधा है क्या? मम्मी की भौहें छड़ी। पापा बोले, जवाब में विनम्रता की कमी है। सही उत्तर है, कोई बात नहीं, अगली बार मैं जरा हटकर चलूंगा। हम सब हंस पड़े। नतीजा, असली जिंदगी में असर कुछ हफ्तों बाद एन स्कूल की पार्टी में गई। वहां एक लड़की ने उस पर सूप गिरा दिया। वह गुस्से में थी, लेकिन फिर उसे मम्मी की टोकरी वाला सवाल याद आया। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, गर्मियों में मैं ठंडी चीजें ही पसंद करती हूं। वो लड़की हैरान रह गई और अगले हफ्ते एन की सबसे अच्छी दोस्त बन गई। गिलब्रेथ हाउस में शिष्टाचार कोई बोर्डिंग स्कूल वाला डरावना पाठ नहीं था, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों में इंसानियत और सादगी की झलक थी। पापा ने हमें दुनिया में जीने की समझ दी और मम्मी ने दूसरों के दिल में उतरने का तरीका। नन्हा, निरीक्षक और ड्रेसिंग रूम ड्रामा। जब बच्चों को सिखाई गई जिम्मेदारी, गिलब्रेथ हाउस में सिर्फ बड़े बच्चे नहीं बल्कि छोटे छोटे दूध के दांत वाले निरीक्षक भी पाले जाते थे, क्योंकि पापा का मानना था कि अगर 2 साल का बच्चा चल सकता है तो एक छोटा सा काम भी कर सकता है। जिम्मेदारी की पाठशाला। एक दिन पापा बोले, लिली, अब बच्चों को पर्सनल जिम्मेदारी सिखानी होगी। मम्मी ने कहा, क्या मतलब? पापा बोले, मतलब अपने कपड़े खुद निकालें, ब्रश खुद रखें, बिस्तर खुद ठीक करें, चाहे जितने छोटे हों। और अगली सुबह पापा ने घर में घोषणा कर दी, अब से हर बच्चा अपने कपड़े खुद पहनना सीखेगा। समय के साथ ड्रेसिंग रूम ड्रामा शुरू। पापा ने एक कोना तय किया, ड्रेसिंग स्टेशन, जहां बच्चों को तय समय में तैयार होना होता। एक तरफ घड़ी टंगी थी, दूसरी तरफ फर्श पर नामों की पट्टियां और बीच में बैठा होता नन्हा निरीक्षक। उस दिन नन्हा बॉब को जिम्मेदारी दी गई। हाथ में छोटा नोटपैड, चेहरे पर गंभीरता, और वह बोला, लिल, तुम्हारे जूते उल्टे हैं, नोट कर रहा हूं। लिल बोली, बॉब, तू मुझसे छोटा है। बॉब ने गंभीरता से कहा, कानून सबके लिए बराबर होता है। पापा का रेडीनेस टेस्ट। पापा सब बच्चों की तैयारी प्रक्रिया को स्टॉप वॉच से मापते। मार्था, 4 मिनट 22 सेकंड, अच्छे प्रयास। जैक, 3 मिनट 47 सेकंड, शानदार। बिली, 8 मिनट और 43 सेकंड। क्या तुमने बीच में सॉन्ग गाया था? बिली बोला, जी हाँ, आई एम फॉरएवर ब्लोइंग बबल्स ड्रेसिंग करते हुए गाया। पापा मुस्कुराए, ठीक है, संगीत को अंक मिलते हैं, पर अगले रविवार तक टाइम घटाना पड़ेगा। मम्मी की सरल सीख। मम्मी हमेशा की तरह थोड़ा नरम तरीका अपनाती। वो बच्चों को सिखाती, पहले मोजे फिर पतलून उल्टा करने से सब गड़बड़ हो जाता है। अगर कमीज के बटन उल्टे लगे तो दुनिया उलटी लगती है। ध्यान रखो, आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा आत्मविश्वास देती है। और सच में धीरे धीरे हम सब बच्चों ने खुद को तैयार करना सीख लिया। एक दिन तो 2 साल की बेबी जेन ने अपनी फ्रॉक खुद पहन ली, उल्टी, लेकिन कोशिश पूरी थी। रविवार की परेड, ऑलरेडी टीम। फिर एक ऐसा रविवार आया जब 12 बच्चे तय समय में तैयार हो गए। पापा की आंखों में चमक थी। उन्होंने सबको सीटी की नई धुन बजाकर सलामी दी, ऑलरेडी टीम, प्रेजेंट योरसेल्फ। और फिर मम्मी ने वह फोटो खींची जहां हम सब लाइन से मुस्कुराते हुए अपने अपने जूतों में खड़े थे। गिलब्रेथ हाउस ने हमें यह नहीं सिखाया कि दूसरों पर निर्भर कैसे रहें, बल्कि यह सिखाया कि हर बच्चा अगर थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार बने तो पूरा घर आत्मनिर्भर हो सकता है। आउटिंग विद पापा। जब सैर बनी एक मैनेजमेंट मिशन दूसरे घरों में, जब पापा बच्चों को आउटिंग पर ले जाते तो वह एक छुट्टी मानी जाती, लेकिन गिलब्रेथ हाउस में पापा के साथ आउटिंग का मतलब था एक चलता फिरता मैनेजमेंट वर्कशॉप। क्योंकि पापा के साथ जाना मतलब हर सेकंड का हिसाब, हर मोड़ पर ज्ञान और हर गलती पर सीटी की गूंज। शुरुआत ऑपरेशन पिकनिक। एंड पापा बोले, बच्चों, आज हम समुद्र किनारे जाएंगे, मगर याद रखो ये सिर्फ घूमना नहीं है, ये एक टाइम एंड मोशन स्टडी है। हम सब बच्चे थोड़ा घबरा गए, थोड़ा उत्साहित भी। बिल्ली ने पूछा, मतलब हम पिकनिक में टाइमिंग करेंगे? पापा बोले, बिल्कुल, कितनी देर में रेत का किला बनता है,
कितना समय पानी में डुबकी लगाकर निकालना चाहिए, कौन सबसे कुशलता से सैंडविच खाता है, सब मापा जाएगा। गाड़ी की सवारी बकायदा टाइम शेड्यूल के साथ। गाड़ी सुबह 7 बजे छूटनी थी, यहां से आना बजे, रोल कॉल 6:55 बजे, बॉटल चेक 7:09 बजे, इंजन ऑन 7:02 पर ही गाड़ी चल पड़ी। 2 मिनट देरी के लिए पापा ने खुद को जुर्माना दिया। पापा बोले, यही है सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का असली रूप। समुद्र किनारे की क्लासरूम जैसे ही हम पहुंचे, बच्चों को ग्रुप में बांटा गया। टीम ए बालू का किला बनाएगी, टीम बी मोर्स कोड में बीच डे भेजेगी, टीम सी टाइमिंग करेगी कि कौन सबसे लंबी डुबकी लगाता है। पापा बीच बीच में स्टॉप वॉच लेकर आते और चिल्लाते, बिली शानदार 30 सेकंड की डुबकी। लेकिन अगली बार तैरते हुए हाथ सीधा रखो। ज्ञान की बारिश समंदर के किनारे खड़े होकर पापा बोले, बच्चों ये जो लहरें हैं न, ये ठीक वैसे ही दोहराती हैं जैसे इंसान की आदतें। अगर तुम लहरों को समझ लोगे तो दुनिया की हर प्रक्रिया समझ सकते हो। हमने सिर हिलाया, आधा समझा आधा उड़ गया। मम्मी की नजर से छुट्टी मम्मी ने देखा कि पापा ने सैर को सेमिनार बना डाला है, तो उन्होंने बच्चों को एक किनारे बुलाया और कहा, चलो अब 15 मिनट की छुट्टी, कोई टाइमर नहीं, कोई सीटी नहीं, सिर्फ मस्ती। हम सब ताजगी से उछल पड़े। कोई रेत में लुढ़का, कोई रेत फेंकने लगा और बेबी जेन ने समंदर को देखकर कहा, इतना सारा पानी मम्मी, क्या ये सब पी सकते हैं? वापसी और रिपोर्ट वापसी की गाड़ी में पापा ने कहा, अब सब बच्चे अपनी आउटिंग की रिपोर्ट बनाएंगे। क्या सीखा, क्या बेहतर किया जा सकता था, क्या समय बर्बाद हुआ? बिली बोला, मैंने सीखा कि बिना टाइमर के समंदर ज्यादा मजेदार लगता है। पापा हंस दिए, अच्छा अगली बार मिक्स करेंगे। आधा सेमिनार आधा संडे। गिलब्रेथ हाउस की आउटिंग में जहां रोमांच था वहां शिक्षा भी थी, जहां मजा था वहां मैनेजमेंट की छाया। पापा ने हमें सिखाया, हर बाहर जाने का मतलब सिर्फ सैर नहीं बल्कि दुनिया को समझने का मौका होता है। फ्रैंक का विदा होना, जब पापा अधूरे रह गए और मम्मी बन गई कप्तान। गिलब्रेथ हाउस में कभी कोई थमता नहीं था। हर पल कुछ नया, कुछ मजेदार, कुछ सीखने लायक चल रहा होता। और इन सब के बीच हमारे पापा फ्रैंक गिलब्रेथ, हमारे मार्गदर्शक, मजाकिया कप्तान और सबसे अलग शिक्षक। लेकिन किसी को नहीं पता था कि एक दिन सीटी बजनी बंद हो जाएगी। पापा का आखिरी प्रोजेक्ट उन दिनों पापा की व्यस्तता चरम पर थी। उन्हें इंग्लैंड और चेकोस्लोवाकिया में इंटरनेशनल मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। वो बहुत उत्साहित थे। बच्चों, ये मेरा अब तक का सबसे बड़ा लेक्चर होगा। उन्होंने अपने स्लाइड्स तैयार किए, डिब्बों में नोट्स भरे और जाने से पहले मम्मी से फोन पर बातें कर रहे थे। लिली, बच्चों को मेरा ख्याल रखना, मैं लौट कर एक नया प्रयोग शुरू करने वाला हूं। लेकिन वो वाक्य अधूरा रह गया। उसी समय टेलीफोन पर बात करते करते पापा को दिल का दौरा पड़ा और हमारा पापा हमें हमेशा के लिए छोड़ गया। खामोशी की पहली सुबह उस दिन गिलब्रेथ हाउस की सीढ़ियों पर कोई चार्ट नहीं था, किचन से सीटी की आवाज नहीं आई और किसी दीवार पर नया नियम नहीं टांगा गया। हर बच्चा चुप था, बेबी जेन तक, जो रोज खिलखिलाकर बोलती थी, चुपचाप मम्मी की गोद में सिमटी हुई थी। मम्मी ने सबको पास बुलाया और सिर्फ इतना कहा, तुम्हारे डैडी चले गए हैं लेकिन उनका सपना अभी जिंदा है। पारिवारिक बैठक एवं जिम्मेदारी का बंटवारा। उस शाम मम्मी ने सब बच्चों को डाइनिंग टेबल पर बुलाया। पहली बार मम्मी ने पापा की सीट पर बैठकर कहा, मैं कॉन्फ्रेंस में जाऊंगी तुम्हारे डैडी के स्थान पर, लेकिन ये तभी मुमकिन है अगर तुम सब मिलकर घर संभालो। हर बच्चे ने एक स्वर में कहा, हम संभालेंगे मम्मी। और उस दिन से एन ने राशन की जिम्मेदारी ली, अर्नेस्टीन ने छोटी बहनों को पढ़ाना शुरू किया, जैक और बिली ने घर की साफ सफाई और लिल ने बेबी जेन को संभालने की जिम्मेदारी। लिली मम्मी बनी कप्तान और जब मम्मी कॉन्फ्रेंस के लिए निकली, हम सब बच्चों ने उन्हें स्टेशन तक छोड़ा, हाथ हिलाकर कहा, जाइए मम्मी, पापा की जगह आप भी दुनिया को दिखा सकती हैं कि गिलब्रेथ क्या होते हैं। मम्मी मुस्कुराई, आंखों में नमी थी पर चाल में विश्वास। कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वह भाषण दिया जो पापा देना चाहते थे।
उन्होंने कहा, मैं सिर्फ उनकी पत्नी नहीं थी, मैं उनकी टीम का हिस्सा थी और अब मैं उनके काम को आगे ले जाऊंगी। 12 बच्चों के साथ पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। पापा की याद हमेशा के लिए जब मम्मी लौटी, बच्चों ने घर वैसे ही संभाल रखा था जैसा पापा चाहते थे। पंखा बंद, लाइट्स बुझी, समय पर होमवर्क और हर जगह सीटी की गूंज। अब बच्चों की आवाज में हमने दीवार पर पापा की तस्वीर के नीचे लिखा, सीटी अब हम बजाएंगे पापा, आपने जो सिखाया उसे हम जी कर दिखाएंगे। गिलब्रेथ हाउस कभी ठहरा नहीं, क्योंकि पापा ने जो बीज बोया था वह अब बच्चों में खिल चुका था और मम्मी ने उस बगिया को सहेज लिया, इतने प्यार और आत्मबल से कि चीपर बाय द डजन सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति बन गई।